Leaving Microsoft to Change the World by John Wood। जॉन वुड की लाइफ का टर्निंग पॉइंट नेपाल यात्रा से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग छुट्टियों में एंजॉय करना पसंद करते हैं। इसके लिए वो वेकेशन पर निकल जाते हैं और वहां से लौटकर ताजगी से काम पर वापस लग जाते हैं। लेकिन जॉन वुड की नेपाल यात्रा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उस यात्रा से उनके नजरिए में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। इसके बाद वो दुनिया के साथ साथ अपने करियर को भी पूरी तरह से बदल देना चाहते थे। किताब लीविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड में बताया गया है कि कैसे नेपाल की गरीबी ने लेखक के दिमाग में गहरा असर छोड़ा था। उस यात्रा के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी के नए मकसद के बारे में पता चल गया था। उन्हें पता चल गया था कि गरीब बच्चों को शिक्षा की जरूरत है और इस नेक काम के लिए कई लोगों को आगे आना होगा। आपको इन चैप्टर्स में जॉन वुड की मोटिवेशनल कहानी की बारीकियों को जानने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि लाइफ में सही दिशा कभी भी और कहीं भी मिल सकती है। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि किसी भी समाज के लिए औरतों की शिक्षा कितनी जरूरी है और बदलाव की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिए जॉन वुड से। ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में 1991 से 1998 तक टॉप एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे थे। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काबिले तारीफ सफलता पाई, लेकिन फिर एक वेकेशन आया जिसने इनकी लाइफ को 360 डिग्री बदल कर रख दिया। वो वेकेशन नेपाल में था, जहां इन्होंने इतना बदतर एजुकेशन सिस्टम देखा कि इन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास हो गया। एक दिन की बात है, वुड नेपाल में हाइकिंग के लिए निकले थे। तब इन्होंने फैसला किया कि ये नेपाल की स्कूल्स को देखने जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि स्कूल की कंडीशन इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली है। दरअसल वुड की मुलाकात एजुकेशन रिसोर्स गाइड पशुपति से हुई। उन्होंने इन्हें बताया कि नेपाल में लिटरेसी रेट केवल 30% है और वो इस हालात को बदलना चाहते हैं। जब वुड ने नेपाल की स्कूल का दौरा किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें किसी भी स्कूल में किताब नजर नहीं आ रही थी। जहां भी कुछ किताबें थीं तो वो भी तिजोरी में बंद थीं। इसके बाद वुड ने स्कूलों को किताबें देने का फैसला किया। उन्होंने वापस लौटने के बाद 200 से 300 किताबें नेपाल की स्कूल्स को भेजी। साथ ही साथ वुड ने वहां के हालातों को सुधारने के लिए लोगों से बात करने की भी शुरुआत कर दी। इसका रिजल्ट इतना बढ़िया था कि कुछ महीने के अंदर वुड ने 3000 से ज्यादा किताबें नेपाल भेज दी। बच्चों की शिक्षा के लिए जॉन वुड ने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था। नेपाल की स्कूलों में किताबें भेजने के बाद वुड को काफी संतुष्टि का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बावजूद उन्हें इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। उन्हें पता था कि उनके इस कदम से कई बच्चों को फायदा मिलेगा। इस खुशी के बाद से ही उन्होंने तय कर लिया कि अब वो जॉब छोड़ देंगे और खुद को बच्चों की एजुकेशन के लिए समर्पित कर देंगे। इसी के साथ उन्होंने सोच लिया था कि अब से वो नॉन प्रॉफिट करियर को फॉलो करेंगे। फिर उन्होंने नेपाल की दूसरी ट्रिप प्लान की। नेपाल पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की स्कूल्स की बहुत ज्यादा खराब हालत है। यहाँ काफी काम की जरूरत है। अब उनके दिमाग में क्लियर हो चुका था कि उन्हें आगे क्या करना है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि अब से वो काम नहीं करेंगे। अब उनके दिमाग में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम घूम रहा था। ये नाम रूम टू रीड था। वो इसी नाम से ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन इस नए करियर में सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिली सारी सुख सुविधा छोड़ दी। वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए। यहाँ उनके काम में आसानी होने वाली थी। इस शहर में रहकर वो कई डोनर से बातचीत करना चाहते थे। वुड्स के करियर में चेंजेस आने की वजह से उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप भी बदल गई। वुड्स के करियर के चुनाव को देखते हुए उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वुड्स ने अपने फैसले को नहीं बदला। इन्वेस्टमेंट के लिए वुड्स ने बड़ी शिद्दत से तैयारी की। किस एक फैक्टर से पता चलता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सफल होगी? इसका सीधा सा जवाब पैसा ही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना इन्वेस्टमेंट के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी तगड़ी टीम की भी जरूरत पड़ती है। वुड के पास सही एटीट्यूड था। उन्हें इन्वेस्टर से बातचीत करते आता था। उन्हें मालूम था कि कैसे इन्वेस्टर की ना को हाँ में बदला जा सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए और इसी एटीट्यूड के साथ वुड्स ने काम किया था। फंड्स जनरेट करने के लिए वुड्स ने सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई थी। ये स्ट्रैटेजी उनकी पिच में साफ तौर पर नजर आती थी। वुड्स जानते थे कि फंड्स देने वाले एजुकेटेड लोग होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पिच में एजुकेशन को विशेष तौर पर शामिल किया था। पिच की शुरुआत में ही वो अपनी एजुकेशन बताते थे, जिससे फंडर्स और उनके बीच एक रिश्ता बन सके।
इसके बाद वो इन्वेस्टर्स को एजुकेशन के महत्व को याद दिलाते थे और उन्हें अपने विजन के बारे में भी बताते थे। इसके साथ ही साथ वुड्स डोनेशन और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बीच क्लियर लिंक भी दिखाते थे, जिससे इन्वेस्टर्स को यकीन होता कि वो इस डोनेशन की मदद से कोई नेक काम करने वाले हैं। इनके अलावा वुड अपनी पिच में इन्वेस्टर्स को खुद के पैशन के बारे में भी बताना नहीं भूलते थे। वे बताते थे कि कैसे उन्होंने इस पैशन के लिए लाखों की नौकरी छोड़ दी है। इससे इन्वेस्टर्स को यकीन हो जाता था कि वो अपना पैसा सही हाथों में सौंप रहे हैं। अब किस्सा वियतनाम का आने वाला है। जब वुड माइक्रोसॉफ्ट में काम किया करते थे तब उनका बिजनेस ट्रिप के लिए वियतनाम आना हुआ था और उनकी मुलाकात एक 17 साल के पैशनेट लड़के वू से हुई थी। वू होटल में काम करता था और इंग्लिश सीखना चाहता था, लेकिन उसके पास इंग्लिश की किताबें नहीं थी। तब वो कंप्यूटर सीख रहा था क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया से जुड़ने के लिए वियतनाम को कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। यही कारण है कि जब वुड ने रूम टू रीड की स्थापना की तो उन्हें वू नाम के उस लड़के की याद आई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मुहिम को वियतनाम ले जाने का भी फैसला किया। वुड वियतनाम जाने का सोच ही रहे थे कि उन्हें एरिन नाम की औरत का कॉल आया। वुड इन्हें नहीं जानते थे, लेकिन वो उनकी मदद करने को तैयार थीं। एरिन को वुड का नंबर किसी दोस्त से मिला था। वो वुड के नेपाल में किए गए काम से काफी प्रभावित थीं, इसलिए वो उसी मुहिम से जुड़कर वुड की मदद करना चाहती थीं। एरिन वुड के साथ इस मुहिम के लिए फ्री में काम करना चाहती थीं। बाद में उसकी इच्छा पूरी भी हुई और वो रूम टू रीड के साथ परमानेंट जुड़ गईं। इस कहानी का सार यही है कि अच्छे काम के लिए अच्छी टीम अपने आप बन जाती है। आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। वुड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दौरे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। वुड ने माइक्रोसॉफ्ट में कई स्किल्स सीखी थी, जिसकी कीमत उन्हें नई फील्ड में पता चल रही थी। रूम टू रीड को चलाने के दौरान वुड को एहसास हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें कई स्किल्स से नवाजा है। इसलिए आपको अपने आज के काम की कद्र करनी चाहिए। भले ही आज आपको कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन इस काम से आप सीख बहुत कुछ रहे हैं और आने वाले समय में यही काम आपको प्रसिद्धि और पैसे दोनों दिलवाएगा। वुड ने माइक्रोसॉफ्ट से कई स्किल सीखी थी। उनमें से एक स्किल रिजल्ट को हासिल करना भी था। रूम टू रीड तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये था कि वुड के अंदर रिजल्ट की भूख थी। उन्हें किसी भी हालत में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था। इसी के साथ वुड अपने साथ काम करने वालों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। ये सीख भी उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से ही मिली थी। ईमानदारी से काम करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये बात वुड्स को मालूम थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में उनके कई मैनेजर्स ने उन्हें सीख दी थी। यही वजह थी कि वुड अपने गोल की तरफ ईमानदारी से बढ़ते चले जा रहे थे, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी नंबर्स में दिख रहा था। रूम टू रीड का दायरा बढ़ाने के लिए वुड को मजबूत लोकल नेटवर्क की जरूरत थी। वुड रूम टू रीड को दुनिया के हर कोने तक लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इसे बढ़ाने के चक्कर में मुहिम की आत्मा ही खत्म न हो जाए। तब वुड ने फैसला किया कि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने से पहले वो डोनर्स का लोकल नेटवर्क मजबूत करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन में नए लोकल कर्मचारी ऐड ऑन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई एफर्ट्स करने की शुरुआत कर दी। समय बीतते बीतते वुड को नए नए लोग मिलने भी लगे। वुड को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा शुरू किया गया सफर धीरे धीरे कारवां का रूप ले लेगा। समय के साथ वुड की एक मजबूत टीम तैयार हो चुकी थी, जिसका काम बुक्स का चयन करके उसे डिलीवर करना होता था। धीरे धीरे रूम टू रीड प्रोजेक्ट को लोकल्स का सपोर्ट भी मिलने लगा। अब समय आ चुका था कि वुड की मेहनत को पूरी दुनिया देखने वाली थी। वुड को इस बात का भी अंदाजा था कि पुराने लोगों को भी साथ लेकर चलना है, इसलिए वो पुराने लोगों का भी पूरा ध्यान रखा करते थे। किसी भी काम को बढ़ाने का ये मतलब नहीं होता है कि पुराने डेवलपमेंट्स को पूरी तरह से भूल जाएं। इसलिए वुड खुद नेपाल की स्कूलों से बात किया करते थे कि उन्हें किताबें मिल रही हैं ना। उनका मानना था कि एजुकेशन पर सबका बराबर हक है, इसलिए समाज में जिन लोगों के पास सामर्थ्य है उन्हें अपने से आगे आकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करके ही हम पूरी दुनिया को रहने लायक बना सकते हैं। रूम टू ग्रो की स्थापना औरतों को पढ़ाने के लिए की गई थी। क्या आपको पता है कि विश्व की 2/3 औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं? इसलिए वुड ने औरतों की पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया। उन्हें समझ में आ चुका था कि किसी भी देश का विकास बिना औरतों के शिक्षित हुए नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का नाम रूम टू ग्रो रखा। इसमें महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस प्रोग्राम की मदद से गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ाया जाता था। रूम टू ग्रो का मकसद ही समाज में बराबरी लाने का था। इस मुहिम को चलाने के लिए वुड को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। महिलाओं की शिक्षा पर बात करते हुए वुड कहते हैं कि महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता को बताने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि शिक्षा क्या होती है और इसकी हमारे समाज में क्या आवश्यकता है।
शिक्षा एक ऐसा गहना है जो मनुष्य को संस्कारवान और सुशील बनाता है। जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह इंसान की जिंदगी में शिक्षा की जरूरत होती है। अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी गई तो एक दिन ये विश्व खत्म हो जाएगा। वुड को साल 2005 की सुनामी ने भी बहुत कुछ सिखाया था। रूम टू रीड की 5वीं सालगिरह के आसपास की बात है। वुड लॉन्ग वीकेंड का प्लान बना रहे थे। फिर उन्होंने उसे बदलकर एक लंबी छुट्टी ही ले ली। वो काफी थक चुके थे, इसलिए वो रिलैक्स करना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि भयानक सुनामी ने एशिया को टच किया है। इस वजह से वुड को काम पर वापस लौटना पड़ा कि वो स्कूल और लाइब्रेरी को रीबिल्ड कर सकें। वुड को पता था कि सुनामी के बाद स्कूल्स में भारी नुकसान हुआ है। उन्हें ये भी मालूम था कि उनकी टीम इस मुसीबत का सामना कर लेगी, लेकिन उनके पास फंड्स की कमी थी। सुनामी ने कई स्कूल्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि फंड का इंतजाम कहाँ से होगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद CNN न्यूज़ चैनल में उनका एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत का जिक्र किया। उन्होंने अपने काम के बारे में भी बताया। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद ही वुड को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलने लगा। उनके फोन की घंटी लगातार बज रही थी। फोन के उस पार से कई लोग वुड की ऑर्गेनाइजेशन की मदद करना चाहते थे। लोग चाहते थे कि वो बच्चों के एजुकेशन में अपना छोटा सा योगदान दे सके। इसके बाद क्या पैसा और क्या किताबें, लोगों ने भर भर कर वुड की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया। उन्हें इतना ज्यादा डोनेशन मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों का प्यार देखकर वुड की आंखें नम थीं। आज उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को छोड़ना अच्छा लग रहा था। उन्हें एहसास तो पहले से था, लेकिन आज लोगों के प्यार ने उन्हें प्रमाण भी दे दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि उनकी राह सही है। सही राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते रहिए तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। सुनामी वाले चैप्टर से वुड ने एक बात सीखी। वो ये थी कि एंटरप्रेन्योर को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। छोटी सोच वालों के लिए ये लाइन नहीं है। धीरे धीरे वुड की कहानी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे और दूसरों की मदद करने लगे। यही वुड की असली खुशी। और कुल मिलाकर जॉन वुड के अंदर पैशन था और उन्होंने अपने पैशन को पूरी शिद्दत से फॉलो किया। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पता था कि ईमानदारी से मेहनत करने के बाद सफलता जरूर मिलेगी। आप भी जॉन वुड की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो गोल की तरफ पैशनेट होना सीखिए। आपको अपना जुनून ही सफल बनाएगा।